AF44 हिंदी। लियोनेल ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आथा इतनी जल्दी निर्णय पर पहुंच जाएगा। दरअसल सबसे ज्यादा हैरान तो छिपे हुए परिवारों के लोग थे। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां आए थे और इस लंबी खामोशी के दौरान उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि आथा को थोड़ी जगह और सम्मान मिल सके। बातचीत रस्साकशी के खेल जैसी होनी थी। तर्कों की एक ही बौछार विषय को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें उम्मीद थी कि आथा पहले लियोनेल के साथ कुछ बातचीत करेगा और फिर उनके पास वापस आएगा। फिर वे लियोनेल के कुछ विचारों का खंडन करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी होने के बजाय राजा आथा ने शुरू से ही सब कुछ बंद कर दिया। दरअसल उन्होंने अपने दरबारी मंत्रियों से बात करने के लिए भी देर नहीं की। उन्होंने सीधे सबके सामने ही फैसला सुना दिया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दरबार के मंत्री भी सदमे में थे। केवल लैंसलॉट ही ऐसा था जिसने हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। 1 मिनट रुकिए राजा, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? खड़े होते ही मैटियस के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। कृपया पुनर्विचार करें, अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिन पर मुझे चर्चा करनी है। हालांकि बच्चे ने हमारे बारे में जो कहा वह आंशिक रूप से सच है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। तकनीक के बिना भी हमारे पास कई रहस्यमय साधनों तक पहुंच है जो मात्र से कहीं आगे हैं। आथा ने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखें बंद रहीं। बस बहुत हो गया। मुझे ज्यादातर बातें समझ आ गई हैं, लेकिन मेरा फैसला वही है। अगर आप मेरे राज्य में राजदूत के तौर पर रहना चाहें तो बेझिझक ऐसा करें, हम आपकी उचित व्यवस्था करेंगे। मैटियस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या सच में सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला था? वे उस बच्चे से कैसे हार गए जो मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाता था? दुर्भाग्य से मैटियस को इस पूरी कहानी की असलियत समझ नहीं आई। राजा आथा की कहानी के कई संस्करण थे। वह इस बात से इतना हैरान था कि मोड्रेड एक औरत थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह आथा की बेटी भी थी। ये सारी पेचीदगियां लियोनेल ने कैमलॉट में सबसे आगे रहकर सीखी। बेशक मोड्रेड के साथ एक ही मुकदमे में शामिल होने से वह थोड़ा भाग्यशाली भी रहा, लेकिन खैर ये सब मैटियस की समझ से बाहर थी। मैटियस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे कहे। आथा के शब्द इतने अंतिम थे कि उन्हें बदलने की उसकी कोई भी कोशिश दुश्मनी का संकेत लगती। तभी मैटियस को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह लाल बालों वाला ब्रेजिंगर कबीले का सदस्य था। ऐसी स्थिति में हम विदा ले लेंगे। आथा ने हल्के से सिर हिलाया और मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। भारी सन्नाटे के बीच 4 छिपे हुए परिवार के सदस्य कई पहरेदारों की निगरानी में चले गए। अल्पविराम। लानत है। मैटियस ने एक घने पेड़ पर मुट्ठी का निशान मारा। उसकी ताकत के बावजूद पेड़ मुश्किल से हिला, लेकिन इससे छाल का हर तरफ उड़ना बंद नहीं हुआ। हालांकि उसने यह बात पहले ही छिपा ली थी, लेकिन लियोनेल द्वारा उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आने पर मैटियस पूरी तरह से आग बबूला हो गया। परिवार की तरफ से उसे पहले ही काफी सजा मिल चुकी थी, लेकिन इसके लिए उसे सार्वजनिक रूप से डांटा जाना और नीचा दिखाया जाना, भला उसे गुस्सा क्यों न आता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पृथ्वी पर मौजूद छिपे हुए परिवारों में से किसी का भी दर्जा बहुत ऊंचा नहीं था। इन नियमों का एकमात्र अपवाद वे युवा थे जो अभी परिपक्व नहीं हुए थे। इसकी तुलना में मैटियस और अन्य लोग केवल महिमामंडित दाई थे। एक मजबूत रुख दिखाने के लिए बुजुर्ग सदस्यों को बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन मैटियस को लियोनेल से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह किसी और को बोलने देता, भले ही ब्रेजिंगर परिवार का लाल बालों वाला आदमी न बोलता। लाइटर की टिमटिमाहट ने मैटियस का ध्यान खींचा। उसने देखा कि लाल बालों वाला आदमी सिगरेट सुलगा रहा है। ये चीजें सदियों से विलुप्त हो चुकी हैं लेरॉन। उस कैंसर के धुएं को मुझसे दूर रखो। मैटियस ने हाथ हिलाकर धूसर धुएं को दूर भगाया। हरे बालों वाली औरत और सुनहरी आंखों वाला आदमी एक तरफ खड़े थे, कुछ अधीरता महसूस कर रहे थे। वे लेरॉन से ज्यादा इस व्यर्थ यात्रा से नाराज थे और सोच रहे थे कि घर लौटने के बजाय वे जंगल में क्यों खड़े हैं। अगर तुम सब यहीं खड़े रहोगे तो मैं पहले ही चली जाऊंगी, महिला ने एक ताबीज निकालते हुए कहा। रुको जिंदी, इतनी जल्दी क्या है? लेरॉन ने सुस्ती से कहा। जिंदी ने व्यंग्य किया, तुम एक ऐसे आदमी के लिए काफी शांत लग रहे हो जिसे एक बदमाश ने लगभग मार ही डाला था। लेरॉन की निगाहें हत्या के इरादे से चमक उठी जब उसने उसे जिंदी पर घुमाया। किसने लगभग मार डाला?
मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, लेरॉन। मुझे रोकने का कोई वाजिब कारण बताओ, वरना मैं अभी जाऊंगी। जिंदी ने बिना किसी डर के जवाब दिया। लेरॉन जिंदी को ठंडी निगाहों से घूरता रहा, मानो उसने जिंदी की एक भी बात न सुनी हो। ठीक है, ठीक है। गोरा आदमी बीच में बोला, बस बहुत हो गया। मुझे यकीन है कि हमें घर जाकर रिपोर्ट करने देने के बजाय यहां लाने के पीछे तुम्हारे पास कोई वजह रही होगी, है ना? उस गोरे आदमी का नाम अमेरोन था। उसकी बातों में दम था, क्योंकि जिंदी को घूरने के बजाय लेरोन ने एक और लंबा कश लिया और धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोग वापस जाकर असफलता की रिपोर्ट करने की योजना बना रहे हो। क्यों? ताकि तुम और भी अधिक बदनाम हो जाओ। तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेरॉन? अमेरॉन की नजरें सिकुड़ गईं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम बहुत जल्दी हार मान रहे हो, अपनी पूंछ दबाकर भाग रहे हो, सिर्फ इसलिए कि एक परी कथा के पात्र ने तुम्हें मना कर दिया था। लेरॉन ने एक और बड़ा कश लेते हुए हंसते हुए कहा। और आप हमसे इस बारे में क्या चाहते हैं? जिंदी ने बीच में ही पूछा। मैटियस ने लेरॉन की तरफ देखा। जाहिर था उसकी भी दिलचस्पी थी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही जवाब नहीं दे दिया? लेरॉन धूर्तता से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि वे समझते हैं कि वे सिर्फ सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानी है? लेरॉन की बात जारी रहने पर तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने देखा कि अदालत कक्ष में रानी गुनिवेर उस दानव साम्राज्य के काफी करीब थी, यहां तक कि वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थीं, मानो सहेलियां हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोककथाओं में एक राजा ने ऐसा निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि उसने अपनी पत्नी का पक्ष लिया था। मुझे आश्चर्य है कि अगर उसे पता चले कि पत्थर से तलवार निकालने वाले महान लड़के के अलावा वह भी उतना ही महान मूर्ख है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आथा उठकर चला गया और शाही दरबार कक्ष को अकेला छोड़ दिया। कोई सोच सकता था कि वह अपने फैसले पर बहुत खुश होगा, यहां तक कि अपनी पत्नी और बेटी से तुरंत फिर से जुड़ने की कोशिश भी करेगा। दुर्भाग्य से लेरॉन ने जैसा दिखाया, उसके विपरीत यह कोई परीक्षा नहीं थी। लोग तुरंत नहीं बदलते, न ही कई दशकों से टूटे रिश्ते एक दिन में ठीक हो सकते हैं। इस समय आथा काफी हताश महसूस कर रहा था। घमंड पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब वह आपका अपना हो। अब आथा को इस सच्चाई को स्वीकार करना था कि वह न सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई गई चीज को किसी और को सौंप रहा था, बल्कि ऐसा करते हुए उसे कृतज्ञता का भाव भी दिखाना था। एक इंसान के लिए अपने अभिमान को त्यागना बहुत मुश्किल था, एक राजा के लिए तो और भी मुश्किल। यह इतना मुश्किल था कि आथा को पता था कि वह दो अलग रास्तों पर खड़ा है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपने राज्य के सामने, फिर भी उसे यह फैसला पचाना मुश्किल लग रहा था। शाही दरबार चुप रहा। एक राजा के लिए ऐसी भावनाएं प्रदर्शित करना वर्जित था, और शायद ये पहली बार था जब किसी ने आथा को इस रूप में देखा था। गाइनवेर ने आथा की पीठ की ओर एक नजर डाली, लेकिन वह झिझक रही थी। उसकी नजर दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उनके रिश्ते ने कभी कोई फल नहीं दिया था, लेकिन ग्वाइनवेर को अब भी इसे लेकर तरह तरह की जटिल भावनाएं महसूस हो रही थीं। अपराधबोध, घबराहट, लेकिन इन सब के साथ एक उभरती हुई मिठास और एक आज़ादी भी थी जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। वह खुद को बेहतर महसूस करने के लिए लैंसलॉट की भावनाओं का फायदा उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बात ने उसके मन में विचारों का ऐसा भांवर भर दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निपटे। महाराज, लियोनेल की अचानक आवाज गिनीवेरे के कानों में पड़ी, जिससे रानी दंग रह गई। उसने पहले कभी लियोनेल से बातचीत नहीं की थी, और इस खास पल में इस तरह की बातचीत शुरू होने से वह हतप्रभ रह गई। अगर वह खुद से ईमानदार थी, तो लियोनेल के प्रति कृतज्ञ होने के बावजूद वह अब आखिरी व्यक्ति था जिससे वह बात करना चाहती थी। हालांकि लियोनेल के अगले शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। जाओ और उससे बात करो, और जितना संभव हो सके खुले और ईमानदार रहो। गाइनवेर स्तब्ध रह गई, उसका हाथ अनायास ही मोड्रेड के चारों ओर कस गया। मोड्रेड, जिसे इसकी उम्मीद नहीं थी, ने अपनी मां की ओर देखा। हालांकि वह लियोनेल की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकी। यह मुश्किल होगा, लियोनेल ने आगे कहा, लेकिन आथा को अभी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी पारदर्शिता की है। जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है, तो उसका परिवार ही उसका एकमात्र सहारा होता है। ग्वाइनवेर लियोनेल की बातों पर तीखा प्रहार करना चाहती थी। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए नहीं कि उसका मन नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह लियोनेल के मौन संवाद को दोहरा नहीं पा रही थी। इससे वह बहुत घुटन महसूस करने लगी, उसकी सांसें भी रुक रुक कर चलने लगीं, और मोड्रेड के हाथ पर उसकी पकड़ फिर से कस गई। वह एक रानी थी,
शायद किसी तरह आथा की रगों में जो गर्व दौड़ता था वही गर्व उसकी रगों में भी दौड़ता था। लेकिन बात इससे भी ज्यादा गहरी थी। किसी भी अंतरंग मामले पर किसी से भी बात करने पर वह पहले रक्षात्मक प्रतिक्रिया देता। ऐसा तब भी होता जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते, और तब तो और भी ज्यादा जब वे लियोनेल और गाइनवेरे जैसे अजनबियों के और करीब नहीं हो सकते थे। इसके अतिरिक्त ये तथ्य भी था कि गाइनवेर एक महिला थी जबकि लियोनेल एक पुरुष था, तथा ये तथ्य भी था कि वह एक बेदाग और चमकदार छवि वाली रानी थी। गाइनवेर को शर्मिंदगी, अनिच्छा और अंतहीन शिकायतों का मिश्रण महसूस हुआ। मानो ये सब काफी बुरा नहीं था। लियोनेल गाइनवेर की नजर में एक बच्चा था। उसे मर्द होने का क्या पता था। एक किशोर लड़के के मुंह से ऐसे शब्द बेतुकी बातों का पुलिंदा लग रहे थे। हालांकि लियोनेल को पता था कि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब आथर ने अपना फैसला लिया तो उसे फिर से वही एहसास हुआ, यह एहसास कि कुछ बदलने वाला है। उसके मन में चिंगारी भड़की, लेकिन उसके पास उन्हें पूरी तरह से जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास अपनी सहज प्रवृत्ति पर अमल करने और अच्छे की उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे पता है कि मुझसे ये सब सुनकर आप ऐसी भावनाओं से भर जाते हैं जिनसे निपटना आपको नहीं आता, और मुझे पता है कि इस तरह से आपसे बात करना, जहां आप मुझे जवाब नहीं दे पाते, और भी ज्यादा घुटन भरा होता है। मैं इसके अलावा किसी और शब्द से आपको सांत्वना नहीं दे सकता। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि मैं कैमलॉट के हित में सोचता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे इन चीजों के बारे में क्यों पता है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? लियोनेल के आखिरी सवाल ने ग्वाइनवेर को एकदम से स्तब्ध कर दिया। उसका सारा गुस्सा हवा के साथ उड़ गया। एक गहरी घबराहट उसके दिल को जकड़ गई। मैं बस यही चाहती हूं कि आप खुद से पूछें कि क्या आप चाहती हैं कि वह आपके मुंह से सब कुछ सुने, या किसी और के शब्दों से पता चले। गाइनवेर ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। मोड्रेड के शब्द पूरे होने से पहले ही रुक गए। क्या वह सचमुच अब भी ग्वाइनवेर को मां कह सकती थी? उसे नहीं पता था कि वह अभी इसके लिए तैयार है भी या नहीं, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों की शुरुआत ने ही गाइनवेर को वास्तविकता में वापस ला दिया था। गाइनवेर ने उस ओर देखा जहां आथ गायब हो गया था और फिर अपनी बेटी की ओर देखा। मोड्रेड, मैं। गाइनवेर पूरी तरह से घबरा गई। वह भूल गई कि उसने अब तक मोड्रेड को दानव साम्राज्य कैसे कहा था। अनायास ही उसके मुंह से एक मां जैसी आवाज निकली। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि मोड्रेड को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह हल्के से मुस्कुराकर कुछ समझ गई थी। जाना। गाइनवेर की आंखों में बेकाबू आंसू आ गए। अगर दरबारी मंत्री कैमलॉट में आने वाले बदलावों पर अपनी बहस में न उलझे होते तो वह तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। हालांकि दो ऐसे थे जिन्होंने इस पर ध्यान दिया। उसका बेटा पहला था और दूसरा लैंसलॉट था। गाइनवेर धीरे से खड़ी हो गई, उसका हाथ अभी भी अपनी बेटी के हाथ में था। उसने मोड्रेड को गौर से देखा, मानो ये सुनिश्चित कर रही हो कि सब ठीक है। वह अपनी बेटी को एक बार पहले ही छोड़ चुकी थी, अब दोबारा ऐसा करने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आश्वस्त करने वाली निगाहों को देखकर मोड्रेड ने उसे देखा। उसकी पीठ सीधी हो गई, एक निश्चित दृढ़ संकल्प उसकी खूबसूरत आंखों को रोशन कर रहा था। उसने मोड्रेड का हाथ छोड़ दिया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह सीधी होकर उस दिशा में चल पड़ी जहां उसका पति गया था। शुरू से आखिर तक उसने लैंसलॉट की तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हरकतों से कुछ गहरा संदेश देना चाह रही हो। लेकिन आखिरकार ये सब एक नाइट के टूटे हुए दिल की ओर ले गया। मुझे लगता है कि मैं अब वापस आऊंगा, मोड्रेड ने क्रैकोस की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। शुरू से आखिर तक एक दैत्यराज ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस चीजों को देखता रहा। हालांकि उस पर कई नजरें पड़ी और कई आभाएं लगातार उस पर टिकी रहीं, फिर भी दैत्यराज हमेशा शांत रहा और खुद को नियंत्रित करता रहा। लियोनेल ने हल्के से सिर हिलाया। वह जानता था कि मोड्रेड ने आज बहुत कुछ सहा है। अतीत में उसे जो जख्म मिले थे वे इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन लियोनेल को इस बात का संतोष था कि वे सही दिशा में जा रहे थे। वह और मोड्रेड एक दूसरे के बारे में लगभग सब कुछ जानते थे। कई मायनों में लियोनेल को लगा कि वह जेम्स से कहीं ज्यादा उसके करीब था। उसे धीरे धीरे अपने परिवार के पास वापस आते देखकर उसे खुशी हुई। ये मुस्कान क्या है? मोड्रेड ने चिढ़ाते हुए कहा। बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है क्या? लियोनेल खांसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन उसकी अनुमानित प्रतिक्रिया से दानव साम्राज्य खिलखिलाकर हंस पड़ी।
जैसे ही मॉडरेट जाने के लिए मुड़ने वाला था, लियोनेल अचानक बोल पड़ा, डेमो एम, अब मैं तुम्हें अपने करीबी दोस्तों में से एक मानता हूं। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था। मॉडरेट के कदम रुक गए, वह आश्चर्य से लियोनेल की ओर देख रहा था। उन साफ, हल्के हरे रंग की आंखों और उस खूबसूरत करिश्माई मुस्कान को देखकर उसका दिल कांप उठा। न जाने क्यों, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उन्हें जल्दी से हल्के बल से सुखाया, उन्हें गिरने नहीं दिया। फिर, जैसे ही वह लगभग रोने ही वाली थी, उसने एक आकर्षक मुस्कान दी। बड़ी बहन तुम्हें औरतों के बारे में और भी बहुत कुछ सिखा सकती है। पहला नियम है कि उन्हें रुलाना नहीं है। मॉडरेट कई पहरेदारों की निगरानी में टहलती हुई चली गई, जीभ चटकाते हुए मानो अभी भी लियोनेल को डांट रही हो। लेकिन जवाब में लियोनेल सिर्फ हंसा। इतनी खूबसूरत दोस्त पाकर आप खुश होंगे, हम। आईना की आवाज ने लियोनेल का मूड बिगाड़ दिया, जिससे उसकी खांसी का दौरा फिर से शुरू हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एम को वैसे भी सिर्फ औरतें ही पसंद हैं। लियोनेल जल्दी से संभल गया। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर उसे पुरुष पसंद होते तो तुम ज्यादा खुश होते। लियोनेल एक बार फिर मात खा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेतहाशा सोचने की क्षमता और लोगों से घुलने मिलने का हुनर भी उसे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्यों नहीं दिखा पा रहा था। सौभाग्य से तभी उसने ऐना को खुद से हंसते हुए सुना। उसकी हंसी की मधुर ध्वनि ने उसके दिल को गर्म कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि आईना में कब से इतना मजाकिया स्वभाव आ गया। लियोनेल को दो ही पहलू पता थे, या तो बहुत शर्मीली आईना या फिर खूनी हत्यारी आईना। उसे अंदाजा नहीं था कि आईना के पास लियोनेल को इस तरह चिढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले उसे लगता था कि लियोनेल ही हमेशा उसे परेशान करता था। अब उससे बदला लेने से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद आईना को भी अंदाजा नहीं था कि लियोनेल को इस तरह चिढ़ाने के लिए उसे इस बात का दिखावा करना होगा कि वे दोनों एक कपल हैं। कौन जाने अगर उसे उसके मजाक का मतलब समझ आ गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लियोनेल ने अचानक आह भरी, आथा और गुनीवेर के बारे में सोचते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी इस तरह अलग हो जाएंगे? उसने अचानक पूछा। आईना स्तब्ध रह गई। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि लियोनेल के लिए वह क्या महसूस करती है। उसे यकीन ही नहीं था कि अब उसके पास ऐसी बातें सोचने का वक्त है। अचानक इतना भारी सवाल सामने आने पर वह काफी देर तक समझ नहीं पाई कि क्या कहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह संभव है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ? ऐना ने स्वयं ही एक प्रश्न पूछा। शायद अंदर ही अंदर उसे भी ऐसी किसी संभावना का डर था। लियोनेल ने बरसों तक उसका इतनी जिद से पीछा किया था। वह खुद को यह मानने से नहीं रोक पाई कि उसे लगा था कि उसने बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ दिया होगा। उन दिनों उसकी सबसे अच्छी दोस्त यूरी और सावन थी। सावन खास तौर पर हमेशा कहा करती थी कि मर्द ऐसे ही होते हैं। उन्हें पीछा करना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई चीज मिल जाती, वे जल्दी ही ऊब जाते और उसे छोड़कर दूसरी चीजों में लग जाते। हालांकि ऐना ने कभी भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसे खुद ये स्वीकार करना पड़ा कि शायद अवचेतन रूप से यही एक कारण रहा होगा कि उसने कभी भी लियोनेल को जवाब देने की कोशिश नहीं की। इससे वह एक ऐसे चक्र में फंस गई थी जिसमें वह कभी हाँ नहीं कहती थी और न ही कभी ना कहती थी। उसे कभी समझ नहीं आया कि लियोनेल उस पर इतना मोहित क्यों था। वह अपने स्कूल में सबसे खूबसूरत नहीं थी, और अब इन जख्मों की वजह से वह उस हकीकत से और भी दूर थी। ये भी हो सकता है कि उसने लियोनेल के सवालों का जवाब वैसे नहीं दिया जैसा वह आमतौर पर देती थी, क्योंकि वह अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पा रही थी। हालांकि लियोनेल की प्रतिक्रिया ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हाँ, मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ। आईना इसे समझा नहीं पाए, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल ढह गई हो। उसका दिमाग घूम गया, उसकी नज़र धुंधली पड़ गई। उसने किसी विशेष उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जिस बात की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वही ये थी कि एक ऐसा उत्तर मिलेगा जो उसकी दुनिया को इस तरह से उलट-पुलट कर देगा। यह एहसास इतना वास्तविक और निर्विवाद था कि अब वह भी यह समझने में असमर्थ थी कि यह क्या है। इससे बहुत दर्द हुआ, मानो उसके दिल पर चाकू फिरा हो। इसने उसे चीर डाला। उसकी नज़र धुंधली हो गई, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह आंसुओं की वजह से था या उसके दिमाग में आए धुंधली स्थिति की वजह से। लेकिन लियोनेल ने आगे कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा तभी होगा जब तुम मुझ पर भरोसा करना बंद कर दोगे। आईना की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, मानो वह लियोनेल की आवाज सुन ही न पा रही हो।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पर्याप्त हवा नहीं ले पा रही हो, मानो दुनिया में पर्याप्त ऑक्सीजन ही न हो। उसकी हर कश धुएं से भरी हुई लग रही थी। ऐना, लियोनेल ने भौहें चढ़ाते हुए आयना के हाथों को पकड़ लिया। घबराई हुई हालत में उसने लियोनेल की बाहों को अपने से छुड़ाने की कोशिश की। उसने इतनी जोर से कोशिश की कि लियोनेल लगभग कमरे में गिर पड़ा। लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसके चेहरे के दोनों ओर जोर से पकड़े हुए उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इस समय तक लियोनेल ने पहले ही प्रकाश अपवर्तन मंत्र का प्रयोग कर दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आयना इतनी हिंसक प्रतिक्रिया देगी, लेकिन अब उसे किसी और की नज़र में आने की जरूरत नहीं थी। आयना ने संघर्ष किया, लेकिन लियोनेल ने उसे भागने नहीं दिया। ऐना, लियोनेल की गहरी गड़गड़ाती आवाज ने अंततः काफी गहराई तक चोट पहुंचाई, जिससे आयना घबरा गई। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी भावनाओं को आसानी से तोड़ देता हूं जब मुझे ऐसा करने का कोई तार्किक कारण मिल जाता है। मेरे लिए लंबे समय तक किसी को मारना मुश्किल इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भी किसी और की जिंदगी जितनी ही कीमती है। तो मैं सिर्फ अपने जीने के लिए उन्हें क्यों मारूं? कभी कभी मुझे ये भी डर लगता है कि एक दिन मुझे सचमुच लगेगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूं और मेरे पास खुद को रोकने का कोई कारण नहीं होगा। हालांकि साथ ही बहुत लंबे समय तक मुझे विश्वास था कि मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया है। जिस दिन से मैंने ये निष्कर्ष निकाला, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सोचा, उनके सपने नहीं देखे या उनके लिए तरस नहीं खाया। लियोनेल जितना ज्यादा बोलता गया, आयना उतनी ही शांत होती गई। उसके दिल की धड़कनें धीमी होकर सामान्य हो गईं और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। लियोनेल ने अपने हाथ हटा लिए, उसकी निगाहें और अधिक कोमल हो गईं। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पर एक भारी बोझ है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं इसे तुम्हारे साथ सहने के लिए यहाँ हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा सहारा लो। कभी भी अकेले मत जाना और कोई बेवकूफ़ी मत करना क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? आयना की पुतलियां कांपने लगीं। कहाँ थे वो प्रेम के शब्द? कहाँ थे वो नरक की आग में दौड़ने और स्वर्ग के द्वार तोड़कर उसके पास वापस आने की बातें? लेकिन नहीं, ये वो शब्द नहीं थे जो लियोनेल ने कहे थे। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, मुझ पर निर्भर रहते हैं जैसे मैं आप पर निर्भर रहूंगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आयना की आंखों में आंसू अब और नहीं रुक रहे थे। वे एक अंतहीन बाढ़ की तरह बह रहे थे। इस बार उसे ठीक ठीक पता था कि उसकी दृष्टि क्यों धुंधली हो गई थी। और शायद उसकी नज़र धुंधली होने की वजह से ही वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने अपने होठों पर किसी गर्म और भारी चीज का दबाव महसूस किया। उसका दिल मानो फट गया। ऐसी भावनाएं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं, उमड़ घुमड़ कर बाहर आ रही थीं। गर्माहट, मिठास, बेचैनी, मानो तितली के पंख उसकी छाती के भीतर फैल गए हों। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बादल पर तैर रही हो। ... लेखक का नोट नीचे। द 12th of September 21। चुंबनों में सबसे रोमांटिक चुंबन नहीं था। कहानियों में ये जोड़ा डूबते सूरज के पास या बारिश में किसी पहाड़ी पर भावनाओं में डूबा होता था। लेकिन वहां कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखता था। दरअसल चारों ओर नजर दौड़ाने पर वहां एक नीरस शाही दरबार के अलावा कुछ नहीं दिखता था, जो अभी भी भारी माहौल से भरा हुआ था। कहानियों में शायद कुछ प्यार भरे शब्द कहे गए होते, लेकिन लियोनेल ने अभी अभी आयना से कहा था कि अगर वह अकेले जाकर कोई बेवकूफ़ी कर बैठी, तो उसे बचाने का उसका कोई इरादा नहीं है। कहानियों में नायिका खूबसूरत और बेदाग होती, लेकिन आयना अभी भी दागदार थी। उसे चूमते हुए भी लियोनेल उसके होठों पर खामियों को महसूस कर सकता था। फिर भी इतना सब कहने के बाद भी लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है। प्यार के दिग्गजों के लिए लियोनेल ने आयना को मुश्किल से होठों पर एक चुंबन दिया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। यह अब तक के उसके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अनुभव से बेहतर था। कोई भी खेल जो उसने जीता हो, कोई भी युद्ध जिसमें उसने जीत का दावा किया हो, कोई भी जटिल विचार जो उसने कभी पूरा किया हो, उस उल्लास की बराबरी नहीं कर सकता था जो वह अभी अनुभव कर रहा था। जब लियोनेल को लगा कि उसका जल्दबाजी में लगाया गया प्रकाश अपवर्तन मंत्र डगमगा रहा है, तभी वह अनिच्छा के बावजूद पीछे हट गया। हालांकि उसके इस कृत्य ने उसे एक ऐसा दृश्य देखने का मौका दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा।
आयना अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, उसके पैर उसकी तरफ झुके हुए थे। लेकिन उसके दोनों हाथ उसके दिल पर थे, एक मुट्ठी में बंधा हुआ और दूसरा उसके चारों ओर लिपटा हुआ। वे उसकी छाती से ऐसे सटे हुए थे मानो वह अपने दिल को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके होंठ थोड़े अलग और कांप रहे थे, उसकी सांसें बेकाबू और अनियमित थीं। उसकी गर्दन से होते हुए उसके चेहरे पर एक लाली छा गई, यहाँ तक कि उसकी कांपती हुई पलकें भी जो अभी भी बंद थीं, छू गईं। यद्यपि वह इस स्थिति में केवल कुछ क्षण के लिए ही रही, लेकिन लियोनेल के मन में ये छवि अंकित हो गई, यहाँ तक कि जिस तरह से वह थोड़ा आगे की ओर झुकी थी, मानो अवचेतन रूप से और अधिक मांग रही हो। आह! आयना अपनी मूर्छा से जागी, उसके चेहरे और गर्दन पर लालिमा की चमक कई रंगों से गहरी हो गई। मैं। आयना के शब्द हकलाने लगे। लियोनेल पागल की तरह मुस्कुराया, उसके दिल की गहरी, गड़गड़ाती लय उसकी भावनाओं को स्पष्ट कर रही थी। अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप मुझे पसंद करते हैं, है ना? मैं। आयना अवाक रह गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई, भागना चाहती थी। लेकिन इस बार लियोनेल ने उसकी कलाई पकड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब और मत भागो, ठीक है। लियोनेल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसका स्वर नर्म पड़ गया। आयना की छाती धड़क उठी, उसकी सांसें एक बार फिर फूलने लगीं। लेकिन लियोनेल की आंखों में भाव देखकर वह सिहर उठी, अपराधबोध की एक लहर उस पर छा गई। उसने गहरी सांसें लीं और लियोनेल को अपनी कलाई हल्के से पकड़ने दी। उसने खड़े खड़े ही उसकी तरफ देखा, उसकी नजरें भावनाओं के बेकाबू मिश्रण से भरी थीं। लेकिन लियोनेल की नजर स्थिर रही, मानो कोई खंभा उसके सहारे टिकने का इंतजार कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। आयना ने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया, उसकी आवाज तितली के पंखों की तरह शांत थी। लियोनेल मुस्कुराया। अब उसकी मुस्कान कोई जंगली मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसमें एक शांति का भाव था जिससे आयना फिर से लगभग रोने लगी। लियोनेल अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया। जिस तरह से उसने आईना पर लगभग साया डाल दिया, उससे उसे अजीब तरह की शांति का एहसास हुआ, उसके दिल की अनियमित धड़कनें आखिरकार धीमी पड़ गईं। अब से मुझ पर निर्भर रहो, ठीक है? लियोनेल उसके बालों को सहला रहा था, तभी आईना ने ऊपर देखा। न जाने क्यों, अब उसे शर्म या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। वह काफी शांत भी महसूस कर रही थी। उसने फिर से लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया। बहुत दिनों बाद पहली बार लियोनेल को सुकून का एहसास हुआ। यहाँ इस तरह खड़े होना, मानो वे अपनी ही दुनिया में हो, उनके आसपास चल रही हर हलचल के बावजूद उसे अपनी सारी तकलीफों का इलाज सा लगा। जब से मेटामॉर्फोसिस शुरू हुआ, उसने अपने एकमात्र परिवार से संपर्क खो दिया था, उसने अपना घर खो दिया था, वह लगातार भागता रहा था या लड़ाई की स्थिति में था। विडंबना यह है कि पहली बार उसे वास्तव में आराम का कोई आभास तब मिला जब वह मॉडरेट की ओर से शांति के लिए बातचीत कर रहा था। लेकिन अब उसे एक आत्मनिर्भर शांति मिल गई थी। उसे लग रहा था कि चाहे वह कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे वह खून खराबे और युद्ध के बीच ही क्यों न हो, जब तक वह उसके साथ है, उसे फिर कभी इतना खोया हुआ महसूस नहीं होगा। आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि किसी चीज में लगाई गई सारी भावनाएं, जब आपको वह चीज सचमुच मिलती है, तो कभी फल नहीं देती। एथलीट अपना पूरा जीवन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करते हुए बिताते हैं, लेकिन एक बार सब कुछ जीतने के बाद उसके बाद उन्हें कभी भी वैसा महसूस नहीं होता। दुनिया के सबसे अमीर पुरुष और महिलाएं अपनी निवल संपत्ति को अभी तक अनदेखी ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी कमा लें, ये कभी भी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि पहले 100,000 कमाते समय लगता था। ऐसा लग रहा था कि यह मानव स्वभाव ही है। फिर भी लियोनेल द्वारा आयना का पीछा करने में 5 साल बिताने के बाद भी, जबकि पिछले वर्ष में उनका रिश्ता धीरे धीरे घनिष्ठ होता गया, उसने खुद से कसम खाई कि इनमें से कुछ भी इस क्षण की तुलना नहीं कर सकता। इसे भावनाओं की सुनामी नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है: संतोष। जब लियोनेल ने स्वयं को अपनी सुस्ती से बाहर निकाला, तो वह एक बार फिर मुस्कुराया। आप जानते हैं, नव युगल के रूप में हमारी अभी तक पहली डेट नहीं हुई है। लियोनेल की बातों से आईना चौंक कर जाग गई। वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने पहले ही वादा किया था कि अब और नहीं भागेगी, लेकिन उनके रिश्ते पर अचानक लगे इस लेबल से वह चौंक गई। लियोनेल की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारी पहली डेट सामान्य होनी चाहिए। क्या ये बहुत उबाऊ नहीं होगा? पिकनिक या पार्क में टहलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आपको नहीं लगता?
आईना ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उसकी अंबर रंग की पुतलियां मानो सोने की चमक बिखेर रही थीं, जैसे उसने लियोनेल की ओर देखा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ गई हो कि वह क्या कहना चाह रहा है। हमारे लिए एक डेट से बेहतर पहली डेट और क्या हो सकती है। लियोनेल की मुस्कुराहट अचानक कुछ भयावह हो गई। लेरॉन, जिंडी, मेटियस और अमेरॉन अभी तक नहीं गए थे। जाते भी कैसे, वे तो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। सच तो ये था कि लेरॉन की योजना भले ही बेहतरीन थी, लेकिन उसे अंजाम देना कहीं ज्यादा मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि वे राजा आर्थ के सामने ढेर सारे उपन्यास और फिल्में रख दें और उम्मीद करें कि वह उन्हें पढ़ेगा और देखेगा। वह ऐसा करेगा भी या नहीं, यह एक बात थी, लेकिन जब तक वह करेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कैमलॉट के साम्राज्य में समाहित हो जाने के बाद आर्थ के गुस्सा करने की किसे परवाह थी। तब तक वे उसे आसानी से मारने के लिए किसी को भी भेज सकते थे और इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह ... हमारा सबसे अच्छा दांव निश्चित रूप से एक भ्रम विशेषज्ञ है। उसे गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली एक को ढूंढना मुश्किल होगा और अधिक महंगा भी होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। ये हमारे पास सबसे सहज विकल्प है। चारों इस बात से सहमत दिखे। राजा आर्थ की ताकत को शुरू में तो वे तुच्छ समझते थे, जब तक कि वे उस आदमी के साथ एक ही कमरे में नहीं आ गए। वे उस दबाव से इनकार नहीं कर सकते थे जो उसने उन पर डाला था, ये निर्विवाद था। बुरी योजना नहीं है। चारों सन्न रह गए। अगर ये शब्द उनमें से किसी ने कहे होते तो ठीक होता, लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इससे भी बुरी बात ये थी कि उन्होंने उस आवाज को भी पहचान लिया था जिसने ये शब्द कहे थे। लियोनेल धीरे धीरे जंगल से बाहर चला गया, जिससे चारों हिल गए। उन्होंने अभी तक उसके आने की आहट कैसे नहीं सुनी। ये नामुमकिन था। अमेरोन की निगाहें सिकुड़ गईं, उसकी सुनहरी आंखें लियोनेल की ओर घूर रही थीं। बदकिस्मती से इससे पहले कि वे लियोनेल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते, एक और कहीं ज्यादा तेज कदमों की आहट ने उनका ध्यान खींचा। वे घूमे तो देखा कि एना जंगल की जमीन पर हाथों में एक बड़ी तलवार घसीटते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ देर पहले की घबराई हुई लड़की की तुलना में उसका ये भाव बिल्कुल अलग लग रहा था। ये एक छोटा सा मिंक पेड़ की शाखाओं के साथ साथ दौड़ता हुआ तीसरी दिशा से आता हुआ दिखाई दिया। लियोनेल, तुम क्या कर रहे हो? मेटियस अब अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। लियोनेल ने उसे एक बार पहले ही काफी गुस्सा दिला दिया था, लेकिन ये जबरदस्त उकसावा किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर था। क्या तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो, बच्चे? जिंदी ने बीच में ही कहा, उसकी हरी आंखें लियोनेल पर टिकी हुई थीं। मुझे सूचित करो। इन शब्दों को एक अवसर के रूप में लेने के बजाय परिवार के चार छिपे हुए सदस्य लियोनेल की प्रतिक्रिया से और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। वे एक बच्चे को अपनी बात समझाना नहीं चाहते थे और ऐसा करना और भी दयनीय लग रहा था। जिनमें ताकत थी, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, वे बस कर सकते थे। उन्हें किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। कोई लेने वाला नहीं। लियोनेल ने निराशा में मुंह बनाते हुए कहा। सच कहूं तो वह इन छिपे हुए परिवारों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। उनके बालों का रंग देखने के अलावा वह उनके बारे में और कुछ नहीं जानता था। खैर, आईना की बदौलत उसे ब्रेजिंगर परिवार के वंश के बारे में थोड़ा बहुत पता था। बस इतना ही। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। पहला विकल्प आत्मसमर्पण करना है। बातचीत पूरी होने तक हमें आपको कैमलॉट के भीतर एक हिरासत कक्ष में ले जाने की अनुमति दीजिए। इसके बाद हम आपको रिहा कर देंगे और आप अपने काम पर जा सकते हैं। दूसरा है युद्ध करना, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मर जाओगे। लियोनेल ने न तो कोई प्रोत्साहन भरा शब्द कहा और न ही जरा सी भी जबरदस्ती की। उन्होंने बस तथ्यों को ज्यों का त्यों रख दिया। इन चारों को जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उनका सामना दो ऐसे विरोधियों से था जो पहले ही चौथे आयाम में कदम रख चुके थे। आईना ने ही नहीं, बल्कि उस छोटे मिंक ने भी ऐसा ही किया था। इसके अलावा लियोनेल भी था, जिसकी क्षमता पहले से ही पांचवें आयाम के शिखर पर थी और उसे चौथे आयाम के भीतर एक मन का समर्थन प्राप्त था। उनमें से केवल चार के साथ उनके पास कोई मौका नहीं था। सच तो ये था कि लियोनेल को शक था कि अमेरॉन चौथे आयाम में कदम रख चुका है। वह उसे देखकर ही बता सकता था कि वह बाकी तीनों से अलग है, लेकिन लियोनेल को यकीन नहीं था कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर भी लियोनेल ने मन ही मन ये बात समझ ली कि उसे चौथे आयाम के बारे में और ज्यादा समझने की जरूरत है।
चूंकि उसके पास आयामी शुद्धि के बाद के हिस्से नहीं थे, इसलिए उसे चौथे आयाम की शक्ति प्रणालियों के काम करने के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसे इस आयाम में किसी के आंकड़ों को स्कैन करने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि लियोनेल की अंतरात्मा ने उसे बताया कि आईना और छोटी मिंक का मेल इस सुनहरे बालों वाले आदमी से निपटने के लिए काफी है। बाकी तीनों की बात करें तो वे उसके थे। तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? लियोनेल ने अपना धनुष लहराया, उसका व्यवहार शांत और संयमित था। चारों को पसीना आने लगा। समस्या सिर्फ अपने सामने मौजूद 3 लोगों का सामना करने की नहीं थी। असल समस्या ये थी कि वे अभी भी दुश्मन के इलाके में थे। इन बदमाशों को हराना एक बात थी, लेकिन अगर कैमलॉट ने सेना जुटा ली होती तो क्या होता? तब वे क्या करते? उन्हें नहीं लगा कि ये तीनों इतने मूर्ख थे कि बिना किसी अतिरिक्त सहायता के आ गए। है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता था। लियोनेल के होठों पर मुस्कान आ गई। किसी व्यक्ति पर दबाव डालने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना दबाव डालते हैं, बल्कि यह है कि आप दबाव कब डालते हैं। अगर आप अपनी सारी तरकीबें किसी मजबूत इरादों वाले व्यक्ति पर तुरंत इस्तेमाल कर लें, तो वह पूरी तरह नाकाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को तब छेड़ें जब वह अपनी सबसे कमजोर हालत में हो, वे ताश के पत्तों के घर की तरह रह जाएंगे। लियोनेल ने हरे बालों वाली महिला की ओर इशारा किया। आपके पास एक वंश तत्व है जिसका पौधों के साथ बेहतरीन तालमेल है। आपके मन में, आप शायद जंगल में हमारे जैसे विरोधियों का सामना करते हुए अपराजय हैं, है ना? आप शायद अपने परिवार के किसी सामान्य सदस्य से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि आपकी क्षमता एक ए ग्रेड हॉर्डन क्षमता है जो वस्तुओं की रासायनिक संरचना को मजबूत बनाकर उन्हें सबसे मजबूत हीरे और बेहतरीन मिश्र धातुओं से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। क्या ये सही है? आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छा तालमेल है। सबसे तेज तलवारों से भी ज्यादा कठोर बेलों की बाढ़ से निपटना काफी परेशानी भरा होगा। जिंदी सिहर उठी। आसपास की वनस्पति को नियंत्रित करने के लिए उसने जो सूक्ष्म गतिविधियां की थीं, वे अचानक रुक गईं। लियोनेल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने मैटियस की ओर इशारा किया। और आपका वंशावली कारक काफी दिलचस्प है। एक रक्षात्मक प्रकार का वंशावली कारक जो आपके शरीर की तरलता पर निर्भर करता है ना? आपकी क्षमता एक सी ग्रेड तीक्ष्ण दृष्टि क्षमता है जो आपके वंशावली कारक के साथ भी अच्छी तरह से तालमेल बिठाती है। मुझे यकीन है कि आप हाथ से हाथ का मुकाबला करने में अच्छे हैं। सराहनीय। लियोनेल ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका व्यवहार सहज था। तुम भी हो, लियोनेल ने आगे कहा। तुम्हारा लाइट एलिमेंटल लाइनेज फैक्टर काफी दिलचस्प है, जो तुम्हारी आक्रमण शक्ति पर केंद्रित है ना? मुझे यकीन है कि इसे तुम्हारी 5वें आयाम की विंड एलिमेंटल क्षमता के साथ मिलाने से तुम्हें काफी मदद मिलेगी, है ना? अमेरोन की नजरें और भी सिकुड़ गईं। लियोनेल के शब्दों ने इस बात को साफ जाहिर कर दिया था कि उसे अपनी ताकत का पूरा एहसास था, फिर भी उसने यहाँ खड़े होने की हिम्मत की। यहाँ मौजूद लोगों में वह अकेला ऐसा था जिसके पास 5वें आयाम तक पहुंचने की क्षमता थी, या ऐसा उसने सोचा था। लेकिन अब जब लियोनेल इतनी बेपरवाही से बोल रहा था, तो उसे इस मामले में अब और भरोसा नहीं रहा। क्या ये बदमाश उसकी सोच से ज्यादा खतरनाक था? और तुम? लियोनेल की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी नजर लाल बालों वाले ब्रेजिंगर परिवार के सदस्य लेरोन पर टिक गई। आपका वंश कारक आपके रक्त और आपकी शारीरिक शक्ति से संबंधित है। जहां तक आपकी क्षमता का प्रश्न है, यह एस ग्रेड का है और आपको केवल घटनाओं का पूर्ण स्मरण देता है। क्या ये सही है? लियोनेल की खुशमिजाजी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। दबाव डालने के लिए भी वह उस परिवार के किसी आदमी पर ऐसा दिखावा नहीं कर सकता था। तो आपका विकल्प क्या है? लियोनेल ने ठंडे स्वर में पूछा। दबाव स्पष्ट था। इस दुनिया में किसी व्यक्ति के सबसे सुरक्षित रहस्यों में से एक उसकी क्षमता होती है। जब बात किसी निर्णायक मोड़ पर आती है, तो आपके प्रतिद्वंद्वी को आपकी क्षमता के बारे में क्या पता था या नहीं, यही आपके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है। सीधा सादा सच तो ये था कि क्षमताएं हर आकार और प्रकार की होती हैं। और अगर किसी चमत्कार से 2 लोगों को लगभग एक जैसी क्षमताएं मिल भी जाएं, तो भी उनके इस्तेमाल के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। एक काल्पनिक दुनिया में हर किसी के पास निश्चित और पूर्वानुमानित पैटर्न होते थे जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी के इरादों का पता लगाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन वास्तविक दुनिया में एक हट्टा कट्टा आदमी भी उतनी ही आसानी से अपनी तेज हवा की पकड़ दिखा सकता था। एक मजबूत अग्नि वंश कारक वाला व्यक्ति आसानी से जल तत्व की क्षमता के साथ पैदा हो सकता था, यहाँ तक कि एक नज़दीकी युद्ध विशेषज्ञ के लिए भी लंबी दूरी की मारक क्षमता में बेहतर होना संभव था, सिर्फ अपनी जन्मजात क्षमता के कारण।
तो कोई कल्पना कर सकता है कि अपनी क्षमताओं का इतना भव्य प्रदर्शन देखकर कैसा महसूस होता होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके वंश तत्व भी उजागर हो गए। उनके मन में आश्चर्य या छल कपट का लगभग सारा विचार गायब हो गया। ये वह क्षण था जब लेरॉन अचानक हंसने लगा। जानती हो, मैं इतने समय से यही सोच रहा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। लेरॉन की हंसी तेज हो गई, उसका खून खौल उठा। तो इसीलिए, समझ गया। लियोनेल ने शांतिपूर्वक अपने हाथों में काले धनुष को तौला, उसकी निगाहें उसके सामने खड़े 4 लोगों पर से हट नहीं रही थीं। लेरॉन की नजर आईना की ओर गई और उसकी हंसी और बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह ... साले, इतने साल पहले के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कुछ लोगों की हरकतों के लिए मुझे क्यों निशाना बना रहे हो। जिन लोगों के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, वे मुझे उस गंदगी के टुकड़े से थोड़ा ही बेहतर समझते हैं, जिसे वे अशुद्ध खून वाले समझते हैं। लेरॉन की निगाहें लाल हो गईं। जाहिर था, वो गुस्से में था। उसकी भावनाएं ज्यादातर हद तक सही थीं। जाहिर है, परिवार की तरफ से उसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं मिला। शायद इसलिए कि उसकी प्रतिभा उतनी खास नहीं थी, शायद इसलिए कि उसकी आक्रामक क्षमता में कोई खास दम नहीं था, या शायद इसलिए कि परिवार में ही उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला। कारण चाहे जो भी हो, किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यों के कारण निशाना बनाया जाना, जिसे आप शुरू से ही बहुत पसंद नहीं करते थे, सुखद एहसास नहीं था। बेशक लेरॉन को आईना याद थी। लियोनेल ने अभी अभी उसकी याददाश्त को पूरी तरह से पहचानने की क्षमता बताया था। ये कहा जा सकता है कि आईना को तुरंत न पहचान पाने का एकमात्र कारण ये था कि उसे दूर से देखे हुए लगभग 2 दशक हो गए थे। दरअसल आईना की शक्ल सूरत भी नहीं थी। नहीं, उसे बस उसके चेहरे पर बने निशानों का सटीक पैटर्न याद था। काम के दौरान उसे यही याद था। 2 औरतों के निशानों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है। लियोनेल की नजरें लेरॉन की बातों पर सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि वह अपने पूर्वाग्रह के कारण लेरॉन की बातों को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ऐसी बात को न मानना और सिर्फ उसके परिवार के कारण उससे नफरत करना उसे ब्रेजिंगर परिवार से अलग नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो बस आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम सबको वैसे ही रिहा कर दूंगा। और आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं। क्या आपके पास कोई विकल्प है? क्या आपको सचमुच लगता है कि हम यहाँ अकेले आए हैं? बाकियों के पास न आने का एकमात्र कारण यह है कि जब सब कुछ हम खुद सुलझा सकते हैं, तो निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही किसी चमत्कार से आप हम तीनों को हरा दें, तब भी दुनिया का एक साम्राज्य आपसे निपटने के लिए इंतजार कर रहा होगा। लेरॉन और बाकी लोग कांप उठे। सिर्फ अमरॉन ही था जो अभी थोड़ा शांत दिख रहा था। काफी देर बाद अमेरोन ने आह भरी। बच्चे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पहले से पता था कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। क्या आपको सच में पता है कि आप क्या कर रहे हैं? लियोनेल ने सिर हिलाया। लगता है आप ही हैं जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, सर लैंसलॉट। उसी समय कवच की खनक सुनाई दी। अमरोन के आत्मविश्वास भरे चेहरे का भाव आखिरकार बदल गया। शांत से दिखने वाले जंगल में ब्लेडों के निकलने और चेनमेल की खड़खड़ाहट की आवाज हरियाली में गूंज रही थी। किसी तरह उनकी जानकारी के बिना शूरवीरों की एक पूरी टुकड़ी ने उन्हें चारों दिशाओं से घेर लिया था। इस मोड़ पर अमेरॉन को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। हालांकि लियोनेल को शायद उन सबको हराने का पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए अपने तावीजों को सक्रिय करने का पर्याप्त समय न देना बहुत मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने समय के लिए टाल दिया। अब वे कहाँ जाएंगे? लियोनेल ने देखा कि चारों को ले जाया जा रहा है। उसे जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर महसूस हुआ। मुट्ठियों की बजाय अपने शब्दों से चीजों को सुलझा पाने की वजह से उसे हल्कापन महसूस हुआ। खैर, तकनीकी रूप से इस बार भी वह ताकत पर निर्भर था। अगर कैमलॉट की जादूगरी कला जादू प्रणाली का इस्तेमाल करने का उसका बेहद बेहतर तरीका न होता, तो उसके लिए उन सबसे इतनी सारी हरकतें छिपाना नामुमकिन होता, खासकर लेरॉन की बेहतरीन याददाश्त को देखते हुए। अगर घास का एक भी तिनका अपनी जगह से हट जाता, तो शायद उसकी असलियत पता चल जाती। फिर भी लियोनेल खुश था। उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि द एम्पायर के साथ बातचीत भी उतनी ही आसानी से हो जाए।
दुर्भाग्य से लियोनेल इस बारे में सिर्फ आशान्वित ही हो सकता था। कैमलॉट और दानव साम्राज्य के एक साथ आने पर भी साम्राज्य और उनके बीच शक्ति का असंतुलन बहुत ज्यादा था। अगर ऐसा होता तो जाहिर है कि वह अभी जैसी धौंस जमाने वाली रणनीति नहीं अपना सकता था। क्या आपको यकीन है कि हम उसे पकड़ पाएंगे? अचानक एक आवाज ने लियोनेल के विचारों को तोड़ दिया। जब उसने नजर घुमाई तो उसे लैंसलॉट की आकृति अपने बगल में दिखाई दी। लैंसलॉट के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लियोनेल को अच्छी तरह पता था कि यह सब दिखावा था। एक नेता को हमेशा अपनी बात खुलकर कहने का मौका नहीं मिलता। यह एक ऐसा अभिशाप था जिससे लैंसलॉट और आर्थर दोनों ही पीड़ित थे। लियोनेल ने सिर हिलाया। मैंने उस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वे संशोधित 3 स्टार मेगासार्ट्स हैं। हालांकि ये उसे पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे हैं, फिर भी अगर वह पूरी ताकत लगा दे तो भी उसे इन्हें तोड़ने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। मेरा अनुमान है कि 7 सेकंड लगेंगे। जब तक वह इन्हें तोड़ेगा मुझे होश आ जाएगा और यह समय मेरे लिए उस टेलीपोर्टेशन कुंडी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त होगा जो मैंने उस पर छिपाई थी। लैंसलॉट ने कुछ आश्वासन के साथ सिर हिलाया। उसकी मुस्कान पहले की तरह ही उज्ज्वल थी। इन वार्ताओं के बारे में लियोनेल, मैं इस असेंशन साम्राज्य के बारे में उत्सुक हूं और जानना चाहता हूं कि कैमलॉट के लिए उनके साथ जुड़ने का क्या मतलब है। लियोनेल ने आह भरी। असेंशन एम्पायर भी बाकी एम्पायर की तरह ही है। इसका मुख्य लक्ष्य विकास, विस्तार और अपनी शक्ति को बनाए रखना है। पहले आपकी प्रतिभा सबसे ज्यादा मायने रखती थी और अब भी आपकी प्रतिभा ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। सच कहूं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह कैमलॉट से अलग है। बस फर्क इतना है कि अब जैसे आप शीर्ष पर हैं, उसकी तुलना में आपको फिर से उस मुकाम पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना होगा। लियोनेल ने लैंसलॉट की ओर एक नजर डाली। उसे उम्मीद थी कि वह कैमलॉट का बचाव करेगा और यह कहेगा कि वे अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं और इसी तरह की अन्य बातें भी कहेगा। सच तो यह है कि लियोनेल कैमलॉट के प्रति काफी दयालु था। एम्पायर की तुलना में कैमलॉट अपने कामत्रों के साथ कहीं ज्यादा बुरा व्यवहार करता था। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। लियोनेल कभी नहीं भूलेगा कि साम्राज्य ने अरबों लोगों को सिर्फ इसलिए मरने दिया ताकि इनवैलिड ज्वार भाटे से निपटना आसान हो जाए। दरअसल पृथ्वी के शुरुआती दौर में लियोनेल को किसी इनवैलिड का सामना न करने की एक बड़ी वजह यही थी। ऐसी ही स्थिति में मौजूद अन्य विश्वों को भी इनवैलिड से लड़ने में सदियां बितानी पड़ेंगी। जब तक वे खुद को स्थापित कर पाएंगे तब तक उनके विश्वों को सुरक्षित और असुरक्षित क्षेत्रों में विभाजित करना होगा। लेकिन इतनी सारी चीजों को एक साथ नष्ट करने की वजह से पृथ्वी को इस समस्या से जूझना ही नहीं पड़ा। और महासागरों को छोड़कर जहां मनुष्य वैसे भी सामान्यतः नहीं रह सकते, बाकी सब जगह अभी भी काफी हद तक सुरक्षित थी। कभी कभी लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता था कि पैराडाइज द्वीप समूह का आविष्कार कितना हद तक भूमि की कमी के कारण हुआ था और कितना हद तक इसके लिए पहले से ही योजना बनाई गई थी। मैं समझ गया। लैंसलॉट ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उपहास का जरा भी भाव नहीं था। मुझे उम्मीद है कि वे प्रतिभाओं को ढूंढने में हमसे बेहतर होंगे। लैंसलॉट कुछ उदास होकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी दरार दिखाई दे रही थी। मुझे पहले ये कहने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। ये सोचना कि आप हमारे भी रक्षक होंगे कितनी विडंबना है। लियोनेल ने हल्की सी हंसी हंसी। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। सच कहूं तो मैंने ये ज्यादातर अपनी जान बचाने के लिए किया था। बस मेरा स्वार्थ दूसरों की मदद करने के लिए हुआ था। स्वार्थ है ना? लैंसलॉट ने आह भरी। उसकी नीली पुतलियां कुछ धुंधली पड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वार्थ हमेशा संभव नहीं होता और निस्वार्थता का हमेशा फल नहीं मिलता। लियोनेल काफी देर तक चुप रहा और अंततः बोला, निस्वार्थता का फल तभी मिलता है जब स्वार्थ पहले अपनी हर चीज छीन लेता है। उसके बाद निस्वार्थ व्यक्ति को ठीक होने के लिए समय और जगह ही मिलती है। लैंसलॉट ठिठक गया। उसने लियोनेल की बगल की ओर देखा। उसकी पुतलियां कांप रही थीं। क्या यह महज एक संयोग था? लियोनेल के शब्द लैंसलॉट की आत्मा में गूंजते प्रतीत हुए। ठीक होने के लिए समय और स्थान। उस क्षण उनके पैरों तले की जमीन हिलने लगी। लियोनेल की नजरें तेज हो गईं। ये यहाँ है। बस इतना ही काफी था। इस पूरे समय लियोनेल के मन में एक भावना कौंध रही थी। हालांकि उसका स्वप्नलोक इसका उत्तर ढूंढने में सक्षम नहीं लग रहा था। इसलिए लियोनेल ने खुद ही यह काम कर डाला।
लियोनेल का दिमाग शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था जितना शायद वो खुद भी जानता था। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचता उतनी ही ज्यादा संभावनाएं उसके सामने आती। उतना ही उसे एहसास होता कि सिर्फ एक ही संभावित व्याख्या बची है। जोन की खोजें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कैमलॉट पहले ही सच्चे इतिहास का हिस्सा बन चुका था और लियोनेल ने राजा आर्थर को मृत्यु के भाग्य से बचा लिया था। यदि वह प्रेम त्रिकोण को सुलझा लेता तो सब कुछ सही हो जाता। लेकिन इसमें एक समस्या थी। लियोनेल मोड्रेड को मार नहीं सकता था। ये तो छोड़ ही दीजिए कि अगर वह उसे इतनी अच्छी तरह जानता भी न होता तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती। अब वे एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। लियोनेल के लिए मोड्रेड को मारना अपने किसी भी साथी को मारने जैसा ही था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उस क्षण जब उन्होंने मोड्रेड को अपना मित्र कहा तो कुछ क्लिक हुआ। जोन कोई खेल नहीं थे, इसलिए उनके क्वेस्ट सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं थे। ये क्वेस्ट उन लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में थे जो जोन में प्रवेश करते थे, जिससे उन्हें पूरे जोन के समाधान में मदद मिलती थी। यह एक साधारण बात थी। लियोनेल ने जोन में रहते हुए बहुत पहले ही यह सीख लिया था। तो फिर इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि खोजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना कि उनका उद्देश्य। राजा आर्थर को बचाना, प्रेम त्रिकोण को सुलझाना, मोड्रेड को मारना, राजा आर्थर को सच्ची कहानी का हिस्सा बनाना। इन सभी खोजों में क्या समानता थी? ये सब आर्थर को एक व्यक्ति के रूप में सुझाने और उसके चरित्र को पूरा करने में उसकी मदद करने के बारे में था। अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए माफ करना मुश्किल होता है जिसके साथ अन्याय हुआ हो। निश्चित रूप से घटनाओं का एक ऐसा क्रम था जहां मोड्रेड अपने पिता को कभी माफ नहीं कर पाए और यहां तक कि उसे मारने की कोशिशें भी जारी रखीं। जब कोई व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है तो चाहे उसका अतीत कितना भी दुखद क्यों न हो, उससे निपटने का सबसे क्रूर तरीका उसे मार डालना होगा। ऐसी स्थिति में आर्थर अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी बेटी की मृत्यु का शोक मनाएगा, जबकि लैंसलॉट एक नेक इंसान होने के नाते एक कदम पीछे हटकर परिवार को एकजुट होने देगा। इस तरह मोड्रेड की मृत्यु आर्थर की बीमारियों के वास्तविक उपचार का उत्प्रेरक बन जाएगी। लेकिन क्या होता अगर मोड्रेड ने वो रास्ता नहीं चुना होता? क्या होता अगर उसे अपने परिवार से दोबारा जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती? क्या होता अगर उसे अपना पहला दोस्त मिल जाता? ऐसी स्थिति में क्या ये वही आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा जो उसकी मृत्यु पूरी करती? राजा आर्थर का रक्षक, कैमलॉट का प्रकटीकरण, प्रेम त्रिकोण का समाधान, मोड्रेड की मृत्यु। कांच के टूटने की आवाज छोटे से चंद्रमा में गूंज रही थी और दुनिया कांप रही थी। लियोनेल को लगा जैसे उसका दिल अचानक धड़क उठा हो। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पृथ्वी के हर नागरिक को उस पल ऐसा ही महसूस हुआ। तब लियोनेल को समझ आया कि उसके कार्यों का क्या मतलब था। पृथ्वी एक चौथे आयाम की दुनिया में विकसित हो रही थी। हालांकि लियोनेल को आगे जो हुआ उसकी उम्मीद कम ही थी। लियोनेल और आयना को गायब हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। अब तक ब्रेव सिटी के मुकदमों को देखने वालों को अच्छी तरह पता चल गया था कि इन दोनों युवकों को इसमें हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। बेशक बहुतों को इसका मतलब ठीक ठीक समझ आ गया था। इन दोनों को ओवरसियरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ले जाकर गायब कर देने से इस बात की पूरी संभावना थी कि लियोनेल और आयना दोनों को सीधे वेलिएंट हॉट माउंटेन में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था। दुर्भाग्य से बाकी लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। कोई विकल्प न होने के कारण वे बस कार्यवाही का अनुसरण करते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें अपनी जगह मिल जाएगी। फिर भी यही असली दुनिया थी। उम्मीदें और सपने अपनी मर्जी से साकार नहीं हो सकते थे, न ही प्रबल इच्छाएं किसी को ज्यादा प्रतिभाशाली या ज्यादा ताकतवर बना सकती थीं। टेरन के तथाकथित प्रतिभाशाली एक के बाद एक परीक्षाओं में हारते गए और ऐसा लग रहा था मानो ये पिछले हर साल की पुनरावृत्ति होगी जब एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ था। हालांकि ठीक उसी समय एक युवक सामने आया। कैफेर सिटी लॉर्ड की उपाधि के उत्तराधिकारी अनारेड कैफेर की कहानी बेहद दिलचस्प थी। अपनी युवावस्था से ही वह अपनी पागलपन भरी प्रवृत्तियों के साथ साथ टेरन के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी छोटी बहन की पूरी तरह से रक्षा करता था और अपनी छोटी बहन की सबसे अच्छी दोस्त का भी पूरा ख्याल रखता था, हालांकि वह थोड़ी बदतमीज हो सकती थी। लेकिन सच तो ये था कि अनारेड हमेशा से टेरन के लोगों की समझ के दायरे में रहा था। हालांकि उसकी खूब तारीफ और प्रशंसा हुई, लेकिन आखिरकार वह उन प्रतिभाओं की लंबी कतार में से एक था जो आयामी पद्य में कुछ खास नहीं कर पाए। भूभाग बहुत छोटा था, जो प्रतिभाएं वह पैदा कर सकता था वे बहुत कमजोर थीं, और जिन प्रतिभाओं को वह पैदा करने में कामयाब रहा उनका शुरुआती बिंदु बहुत कम था।
अपनी भविष्य की प्रगति पर इन बंधनों के साथ अनारेड ने आखिरी ब्रेव सिटी ट्रायल में भाग लिया। बिना किसी सस्पेंस के अपने से पहले आए सभी लोगों की तरह वह असफल हो गया। जिन लोगों ने ये सब देखा था उनकी आंखों में ये स्मृति अभी भी स्पष्ट है। कुल 8 परीक्षण पूरे करने थे। वैलियंट हॉट माउंटेन में सबसे निचले स्तर के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम चौथे परीक्षण को पास करना जरूरी था। लेकिन उस समय अनारेड दूसरे परीक्षण के आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया था। ये परीक्षा लकड़ी की कठपुतलियों का एक समुद्र थी। बस एक ही काम था, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना, लेकिन बहुतों के लिए यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसे वे कभी पार नहीं कर पाएंगे। उस जमाने में एक साधारण राजा की तरह अनारेड खरोंच रहा था और पंजे मार रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उस समय जब उसे ओवरसियरों ने जबरदस्ती मुकदमे से बाहर निकाला, तब भी उसकी निगाहें पूरी तरह से अपने सामने के लक्ष्य पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी तरफ न पहुंचने की बजाय मरना पसंद करेगा। ये बताना असंभव था कि उसकी प्रेरणा क्या थी। एक पागल आदमी का मन कौन पढ़ सकता है? क्या वह सिर्फ और मजबूत बनना चाहता था? क्या उसके पास बचाने के लिए कुछ था, कुछ ऐसा जो वह पूरा करना चाहता था? किसी को पता नहीं था, लेकिन उसकी लाल आंखें और जिस तरह से वह अपनी तलवार की टूटी हुई मूठ को पकड़े हुए था, वह उस दिन देखने वाले सभी लोगों के मन में अंकित हो गया। मुकदमे में असफल होने के बाद अनारेड के बारे में फिर कभी सुनना मुश्किल हो गया। लोगों को बस इतना पता था कि वह कई सालों के लिए यात्रा पर निकल गया था, यहां तक कि ब्रेव सिटी में अगली एंट्री भी नहीं कर पाया था। कई लोगों को लगा कि इसी वजह से उसने हार मान ली है, लेकिन किसी ने उसे दोष नहीं दिया। वह एक प्रतिभाशाली युवक था जो दुनिया घूमने गया और एक खूबसूरत पत्नी के साथ वापस भी आया। इसमें कोई शक नहीं कि हीरा टैरन की एक बेमिसाल खूबसूरत महिला थी। इतना ही नहीं, उसका व्यवहार भी एक महिला जैसा सुसंस्कृत था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनारेड भी इसमें हिस्सा लेगा। न सिर्फ उसे सफलता मिलेगी, बल्कि वह अपनी पिछली सीमाओं से भी आगे निकल जाएगा। कई लोगों का मानना था कि अनारेड ज्यादा से ज्यादा दूसरे सम्राटों के बराबर है। दरअसल जब दूसरे सम्राट उसके सेक्टर पर दबाव डालने आए तो उसने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे कई लोगों ने इस धारणा की पुष्टि की। लेकिन एक बार फिर कोई भी पागल आदमी के विचारों को नहीं जान सका। उन्होंने तीसरी परीक्षा पार की और चौथी परीक्षा का सामना किया। अतीत में कई सम्राट इस स्तर तक पहुंचे थे, लेकिन कभी इसे पार नहीं कर पाए। यह एक ऐसा परीक्षण था जो व्यक्ति की गतिशीलता की गति और लचीलेपन का परीक्षण करता था। ये झूलते ब्लेडों और छाया में छिपे हथियारों का मौत का बाधा कोर्स था। फिर भी अनारेड ने उसे आसानी से पार कर लिया। हाथ में तलवार लिए उसकी चाल बहते पानी जैसी हो गई। जबकि अन्य सम्राट इस चरण में असफल रहे, फिर भी वह 5वें परीक्षण में, फिर 6ठे परीक्षण में पहुंच गया। अंत में अपने आसपास के सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने अनारेड 7वें और लगभग 8वें चरण तक पहुंचने में सफल रहा, इससे पहले कि उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पीटा हुआ और खून से लथपथ आखिरी 8वीं मंजिल पर खड़ा था। एक विशालकाय कुल्हाड़ी उसकी गर्दन के ठीक सामने आकर रुकी थी। उस पल भी उसकी आंखों में एक विद्रोही भाव चमक रहा था। वह उस विशालकाय को ऐसे देखता रहा मानो अब भी उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। उसे देखने वाले हर किसी को साफ पता था कि वह अभी भी अपने परिणाम से असंतुष्ट था। जिलार दूर से देख रहा था, उसके हाथ उसके टूटे हुए भाले के डंडे को कसकर पकड़े हुए थे। वह पहली परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। उसके अंदर की आग या आत्मा की इच्छा शक्ति उस समय उसकी प्रतिभा की कमी को दूर करने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अनारेड को उस जगह पहुंचते देख, जहां टैरन का कोई भी सदस्य पहले नहीं गया था, उसके अंदर तरह तरह की जटिल भावनाएं हिल गईं। मानो अनारेड को ऐसा करते देख उसे खुद भी ऐसा करने का और भी दृढ़ संकल्प हो गया हो। वह भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेगा, वह भी एक ही उपलब्धि से सबको चौंका देगा। अनारेड ने शांति से अपनी स्थानिक अंगूठी ग्रहण की। उसकी पीठ पर लटकी तलवार अभी भी गूंज रही थी। ये स्पष्ट था कि उसकी युद्ध की इच्छा अभी भी गरज रही थी, लेकिन अब कोई परीक्षा नहीं थी। वह अंतिम बाधा पार करने में असफल रहा था। ओवरसियरों के कुछ शब्दों के बाद सभी को ब्रेव सिटी से बाहर निकाल दिया गया। एक और दौर खत्म हो गया था। ब्रेव सिटी को अपने ऊंचे खूनी दरवाजे एक बार फिर खोलने में कई साल और लगेंगे। अल्पविराम। कुछ दिनों बाद कैफिर परिवार के नगर प्रभुत्व में एक बैठक हो रही थी। लेकिन नगर प्रभुओं के आपसी संबंधों को समझने वालों ने अगर यह बैठक देखी होती तो वे दंग रह जाते। न केवल हमेशा से अकेला रहने वाला ब्लैक परिवार का सिटी लॉर्ड मौजूद था,
बल्कि स्वान परिवार का सिटी लॉर्ड भी मौजूद था, जो हमेशा कैफिर परिवार से भिड़ता रहता था। मामले को और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कमरे में मौजूद आमतौर पर अलग थलग या टकराते रिश्तों में से एक था। पूरे टेरन से नगर प्रभु इकट्ठे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने आसपास के लोगों के साथ रिश्तों का एक जटिल जाल था। फिर भी उनमें से प्रत्येक ने इस बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने मतभेदों को अलग रखा था। ये कमरा भव्य भोजों के लिए आरक्षित था। हवा में लटके हुए विस्तृत झूमर, 10 मीटर तक फैली लंबी मेजें जिन पर दर्जनों लोग बैठे थे, और सजावट भी प्रभावशाली ढंग से की गई थी। यद्यपि यह ऐसी बैठक के लिए सबसे उपयुक्त स्थान नहीं था, फिर भी यह एकमात्र स्थान था जहां इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि टेरन पर सैकड़ों नगर स्वामी थे। दरअसल केवल 1 दर्जन ही थे। मुख्य समस्या ये थी कि इनमें से कोई भी नगर स्वामी जो दांव पर लगा था, उसे देखते हुए यहां बिना सुरक्षा और बिना सुरक्षा के नहीं आना चाहता था। गनीमत ये रही कि चूंकि ये नगर स्वामी अपने साथियों को पहले ही ब्रेव सिटी में ले आए थे, इसलिए वे उन लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाए जिनसे वे अपनी हरकतें छिपाना चाहते थे। दरअसल वे सब इतने बड़े भोज में चुपके से निकल जाने के बजाय वहां मौजूद थे, इसलिए इस बात पर ध्यान देना और भी कम जरूरी हो गया। बेशक एक और बड़ा कारण था कि यह कितना मूर्खतापूर्ण होने के बावजूद काम करेगा। उन सभी के पास इस भोज में शामिल होने का एक कारण था, और वह कारण उन्हें अनारेड काफिर की सफलता से मिला। नगरपाल काफिर अपने मेजबान के स्थान से उठे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उनकी घनी दाढ़ी भी उनके होठों की मुस्कान को छिपा नहीं पा रही थी। आप सभी नियम जानते हैं। ये नगर स्वामी के पहले शब्द थे। जहां तक नियमों का सवाल है, ये तो सिर्फ वे ही जानते थे। चूंकि मेरे बेटे ने हम सभी द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए मैं पहले से तय इस ऑपरेशन का नेतृत्व करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई अस्वीकृति नहीं होगी, है ना? भोज कक्ष शांत रहा। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि अब जो भी नाव हिलाएगा, उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा, चाहे वह नगर प्रभु ही क्यों न हो। ये ठीक इसी तरह का अस्थिर, मिलनसार माहौल था कि गोपनीयता की कमी के बावजूद वे सभी अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आ गए। अनारे द्वारा प्रदान की गई स्थिति के कारण ही वे इस ऑपरेशन को कम चिंता के साथ अंजाम दे पाए। इसलिए कैफिर परिवार का नेतृत्व करना ही उचित था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनके अपने किसी भी उत्तराधिकारी को ऐसी उपलब्धियां नहीं मिल सकीं। ये शब्द सुनकर नगर के विभिन्न रक्षक और छोटे जागीरदार असमंजस में इधर उधर देखने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि तथाकथित नियम इस तरह की अस्पष्टता और अनिश्चितता पैदा करने के लिए ही बनाए गए थे। इस ऑपरेशन की योजना कई सालों से बन रही थी। असल में ये कहना ज्यादा सही होगा कि दशकों से। इतने समय में ये पहली बार था जब सभी सिटी लॉर्ड्स एक साथ आए थे। दरअसल ये पहली बार था जब उन सभी के बीच एक दूसरे से सीधा संवाद हुआ था। सिटी लॉर्ड कैफिर के अलावा बाकी लोगों को भी यकीन नहीं था कि बाकी सभी सिटी लॉर्ड्स इसमें हिस्सा लेंगे। अब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन यही गोपनीयता और यही चालाकी थी जिसने सिटी लॉर्ड्स को आत्मविश्वास दिया। हर जगह आंखें और कान थे, खासकर क्षमताओं के इस युग में। ये कहा जा सकता है कि सिटी लॉर्ड कैफिर ने खुद को साबित कर दिया था। अगर अनारेड असफल भी हो जाता तो भी वे उसे इस ऑपरेशन का नेता चुन लेते। ये ऑपरेशन उनके लिए बहुत जरूरी था। कहा जा सकता है कि अगर अनारेड असफल भी हो जाता तो भी वे आगे बढ़ते। जब बात जिंदगी मरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आती तो उन्हें तैयार रहना ही पड़ता। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हर कोई इस महीने के अंदर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। अल्पविराम। महीना जल्दी ही आया और चला गया। शहर के सरदार पिछले 5 सालों से किसी भी दिन बाहर निकलने के लिए तैयार थे। 1 महीने के भीतर तैयार होने की बात तो दूर, उन्होंने बहुत पहले ही खुद को तैयार कर लिया था। इन 12 नगर स्वामियों में 4 महिलाएं थीं, और इन महिलाओं में से एक महिला का नगर स्वामियों कैफिर के साथ बहुत ही पेचीदा रिश्ता था। यद्यपि आम लोग सिटी लॉर्ड्स के बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत नहीं करते थे, फिर भी सिटी लॉर्ड्स को ऐसा करने से कौन रोक सकता था। कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में यह नगर स्वामी कैफिर का प्रेमी था। हालांकि किसी कारणवश नगर स्वामी कैफिर ने एक और विवाह कर लिया, जिससे उसके वर्तमान पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। अफवाहों के अनुसार सिटी लॉर्ड व्हाइट ने पिछले 30 वर्षों में केवल एक बार कैफिर सिटी लॉर्डशिप का दौरा किया था, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस समय अपने साथ एक बच्चा भी लाई थी। लेकिन जब वह चली गई तो वह बच्चा उनके पास नहीं था।
चाहे वे अफवाहें सच हो या नहीं, सिटी लॉर्ड व्हाइट बहुत पहले ही अपने शहर लौट चुके थे। उन सभी वर्षों पहले के विचार बहुत पहले ही उनके दिमाग से निकल चुके थे। नगरपाल व्हाइट एक कार्यालय में बैठी थीं, उनकी मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था। उन्होंने बहुत पहले ही उसकी विषय वस्तु याद कर ली थी, लेकिन कुछ समय पहले हुए एक अचानक बदलाव के कारण वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह सब उनके दिमाग में अंकित हो जाए। टैरन की अन्य महिलाओं की तुलना में नगर स्वामी काफी अनोखी थीं। पृथ्वी जैसी तकनीकी रूप से उन्नत जगहें मिलना बहुत दुर्लभ था और इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पाना और भी दुर्लभ था, कम से कम निम्न स्तर की दुनियाओं में तो। तकनीक ने पुरुषों और महिलाओं के बीच एक समान अंतर पैदा किया। अगर कोई महिला भी बंदूक निकालकर किसी खतरे से उतनी ही आसानी से निपट सकती है जितनी आसानी से पुरुष। टैरन जैसी निम्न स्तर की दुनिया में क्षमताओं के जागरण के पास लिंगों के बीच संतुलन बनाने के लिए उतना समय नहीं था जितना कि प्रौद्योगिकी के पास था। कहने का तात्पर्य ये था कि टैरन और उसके जैसे अन्य स्थानों में सत्ता के पदों पर महिलाओं का होना दुर्लभ था, और सिटी लॉर्ड व्हाइट जैसी महिलाओं का मिलना तो और भी दुर्लभ था। नगरपाल व्हाइट के बाल असाधारण रूप से छोटे छोटे सफेद थे। उनका व्यवहार काफी वीरतापूर्ण था और उन्होंने सफेद लचीले कवच के साथ काले वस्त्र पहनना पसंद किया था। उनके बैठने और बोलने के तरीके से लेकर हर चीज में मर्दानापन झलकता था। यहाँ तक कि उनकी लिखावट भी ओजस्वी, उद्देश्यपूर्ण और साहसिक थी। वह काफी लंबी थी, खासकर एक औरत के लिए। उसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, लेकिन इससे उसके शरीर पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसके कूल्हे चौड़े थे और उसकी छाती भरी हुई थी। उसी क्षण, बिना किसी कारण के, सिटी लॉर्ड व्हाइट ठिठक गए। वह खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसका चेहरा कुछ लाल भी हो गया था, मानो वह उत्तेजित हो। उसने अपने दाहिने हाथ पर एक स्थानिक ब्रेसलेट छुआ। एक चमकदार रोशनी से चमकते हुए ताबीज को बाहर निकालने के बाद उसकी निगाहें और भी उत्तेजित हो गईं। अंततः समय आ गया था। टकराना। उसने अपनी बड़ी मेज पर मुक्का मारा, जिससे वह 2 टुकड़ों में टूट गई और उसके टुकड़े उसके रास्ते से हट गए। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने नक्शे को जमीन पर गिरने से पहले ही छीन लिया और लापरवाही से उसे अपने स्थानिक ब्रेसर में फेंक दिया। कोई मुझे मेरा क्लारा लाकर दो, अभी। उसकी गूंजती आवाज व्हाइट सिटी तक पहुंच गई। सिटी लॉर्ड के शरीर से एक असंभव सी विशाल आभा फूट पड़ी। नतीजा ये हुआ कि शहर तुरंत सन्नाटे में डूब गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कोई कुलीन या साधारण सड़क विक्रेता था, उन सभी के घुटने कांप रहे थे। नगर स्वामी का भवन चमकने लगा। सिटी लॉर्ड व्हाइट ने उसके कार्यालय का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। अब टूटे हुए दरवाजे के किनारे एक धैर्यवान सचिव, जिसने अपने दोनों हाथ सम्मानपूर्वक अपने सामने जोड़े हुए थे, उड़ते हुए दरवाजे की ओर एक नजर डाली और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। सिटी लॉर्ड व्हाइट सेक्रेटरी की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक थी। ये बताना मुश्किल था कि वह उत्तेजित थी, गुस्से में थी या फिर जोश में थी। निया, मुझे मेरी क्लारा दे दो, हम बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, नगर प्रभु। सचिव ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। उसके हाथों की हल्की सी ताली के साथ सचिव के हाथों में एक रोशनी प्रकट हुई और धीरे धीरे फैलती गई। अंततः जब वह प्रकाश मंद हो गया तो केवल एक विशाल हथियार ही शेष रह गया। इसमें सिर्फ 2.5 मीटर लंबा एक पोलार्म था, लेकिन असली झटका तो उसका सिरा था। यह एक हथौड़ा था, लेकिन इसे हथौड़ा कहना भी न्याय नहीं करता था। सिर के 2 बड़े कुंद सिरे थे जो दर्पण की सतह की तरह चमक रहे थे। हर सिर का व्यास लगभग 1 मीटर से भी कम था, जो आसानी से ज्यादातर शरीरों के आधे से भी ज्यादा आकार का था। नगर के स्वामी व्हाइट ने निया के हाथों से यह विशाल हथियार छीन लिया। आह क्लारा, 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 हम फिर से खून का स्वाद चखने जा रहे हैं। क्लारा ने भी इन शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक झिलमिलाती रोशनी उसकी पॉलिश सतह पर दौड़ रही थी। नगरपाल व्हाइट अपनी हवेली के गलियारों में टहल रहे थे, बेतहाशा क्लारा को इधर उधर घुमा रहे थे और नुकसान की जरा भी परवाह नहीं कर रहे थे। निया बस तेजी से उनके पीछे पीछे चल रही थी, शांति से सभी नए बने छेदों पर नजर रख रही थी और मरम्मत के आदेश दे रही थी। दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। सिटी लॉर्ड व्हाइट के हर कदम से जमीन हिलने और कांपने लगी। सिटी लॉर्ड व्हाइट की हवेली का मुख्य भाग बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कोई उम्मीद करता। जहां दूसरे लोग गाड़ियों के लिए रास्ता बनाते थे या भव्य बगीचों से सजाते थे, वहीं व्हाइट हवेली का सामने का हिस्सा एक सैन्य मैदान जैसा था। इस सैन्य क्षेत्र में हजारों योद्धा पहले से ही पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। वे सब सीधे खड़े थे, उनकी छाती गर्व से फूली हुई थी। हाय,
जैसे ही सिटी लॉर्ड व्हाइट प्रकट हुए, सेना ने एक साथ दहाड़ते हुए सामूहिक सांस ली। जब वे एक साथ अपने हाथों को हृदय पर रखकर सलामी दे रहे थे, तो कपड़ों के हिलने की कर्कश ध्वनि आत्मा में चुभ रही थी। सिटी लॉर्ड व्हाइट अपनी हवेली की सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, उसकी दमघोंटू आभा आसमान तक फैल रही थी। टकराना। उसके विशाल हथियार का कुंदा जमीन पर जोर से टकराया, जिससे कांपती धरती की लहरें हर दिशा में फैल गईं। निया उसकी पीठ के बल खड़ी रही, उसके दोनों हाथ सम्मानपूर्वक आपस में जुड़े रहे। इस लड़ाई का महत्व किसी को भी समझ में नहीं आया। यह एक निर्णायक मोड़ था। काफी समय से टैरन बिल्कुल किनारे पर डगमगा रहा था, एक अलग रास्ते के आरंभ में खड़ा था। एक और उनके पूर्वजों ने जो कुछ भी बनाया था, जिसके लिए उन्होंने कभी प्रयास किया था, उसका परित्याग हो गया। दूसरे के लिए एक हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन इसके लिए उनके पसीने, उनके आंसुओं, उनके खून की जरूरत थी। और फिर भी वे असफल हो सकते थे। इस लड़ाई, इस युद्ध से उनका भविष्य तय होगा। वे अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे या अपनी उम्मीदों और सपनों के कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे, ये सब अब तय होगा। आज हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। हाय, आज हम अपने दुश्मनों की गर्दन पर अपनी तलवारें लहराएंगे। हाय, आज या तो हम खून बहाएंगे या दूसरों का खून बहाएंगे। हाय, मेरे पीछे उन लाल लाल खेतों में आओ। अपनी छाती से धड़कते दिल मुझे दे दो। मेरे लिए अपनी जान दे दो। हाय, हाय, हाय। व्हाइट सिटी की चमक बढ़ती गई। फिर अज्ञात कारणों से पूरा शहर गायब हो गया।